बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति का अध्ययन करने जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। हालांकि इससे पहले भी वो 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल 13 दिन 3 माह आदि आदि चला और एनी हाउ वो लॉन्ग पीरियड तक शासन नहीं कर सके। और इसकी वजह थी कि विपक्ष का सहयोग नहीं मिला और विपक्ष ने उनके अगेंस्ट जो है महाभियोग प्रस्ताव ले आए और उन्हें हटना पड़ा। आज हम लोग देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है विदेश नीति के क्षेत्र में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखें कि भारत 2 साइड से शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना है जो कि बहुत ही पावरफुल है और दूसरा पाकिस्तान है जो भारत पर 3 बार जो है अटैक कर चुका है। तो ऐसे कंडीशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के सुविख्यात जो है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ मिल करके भूमिगत नाम की परीक्षण किया, जिसको पोखरण 2 नाम दिया गया। पोखरण 2 नाम दिया गया और आप देखते हैं ये 11 से 13 मई के बीच में 5 परीक्षण किए गए। ये 5 जो परीक्षण आप कहेंगे एक ही परीक्षण कर लेना था। 5 परीक्षण इसलिए किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर के एटम बम, हाइड्रोजन बम, इनका परीक्षण इसमें किया गया। आप देखें कि अमेरिका भारत के नाभिकीय अभियान को लेकर पहले से अलर्ट था। इवन उसने एक सैटेलाइट अपना भारत के ऊपर ही फोकस कर लिया था, जो कि एक जासूसी उपग्रह है, कि भारत कोई इस तरह का परीक्षण ना कर पाए। लेकिन मुझे याद है उस समय की घटनाएं कि किस प्रकार से एक राउंडेड बड़ा सा कैप लगा करके प्रधानमंत्री और APJ अब्दुल कलाम कि जिससे वो सैटेलाइट के विजन में ना आ पाए और सैनिक के भेष में वो पोखरण में राजस्थान में विजिट किए। इवन जब परीक्षण हुए तब भी वो उसी यूनिफॉर्म में थे, जिससे सैटेलाइट ये मैसेज दे कि ये कोई सैनिक हलचल है और सैनिक जो है सीमा पर इधर उधर मूव कर रहे हैं और कहीं पहचान ना लें अटल जी को और APJ अब्दुल कलाम को, नहीं तो आशंका हो जाएगी और विस्फोट के पहले ही प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ये आप देखें ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान भयाक्रांत हो गया और मियां नवाज शरीफ दौड़े दौड़े जो है पहुंचे चाइना और कहा कि हमारे सम्मान की रक्षा कीजिए। तो चाइना जो कि अमूमन हमारा विरोधी है, तो उसने पाकिस्तान को बोला कि भाई ठीक है, आप ऐसा करिए कि हमारे स्टोर में रखे हुए हैं बम, ले जाओ, है ना, और आप भी विस्फोट कर लो। तो आप देखिए 2 सप्ताह के अंदर पाकिस्तान ने भी सेम पावर के परीक्षण किए, ये दिखाने के लिए कि भारत कहीं उसके ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि अब ये एटॉमिक पावर से लैस है। तो इसलिए भी उसने जो है प्रतिद्वंद्विता में परीक्षण किए, लेकिन ये उसकी खुद की टेक्नोलॉजी का इजाद नहीं था, चाइना ने उसको ये सारी चीजें उपलब्ध कराई। दूसरा आप देखें निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्व के विविध मंचों पर, चाहे वो UNO का रहा हो, इसके 53वें अधिवेशन में भी ये कहा कि दुनिया को निरस्त्रीकरण का रास्ता अपनाना चाहिए, है ना, डिसआर्मामेंट होना चाहिए। लेकिन और एक तरफा जो है निरस्त्रीकरण के लिए दबाव जो है विकासशील देशों पर नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, जो एटॉमिक पावर से लैस हैं, अब वो हम पर ये ना कहें कि आप CTBT पे साइन कीजिए। तो CTBT पर हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरनल जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक है, वो इसके पक्ष में नहीं है। तो इन दैट केस निरस्त्रीकरण में हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया जाए। पहले आप निरस्त्रीकरण करिए, उसके बाद हम करेंगे। इस पॉलिसी पर आप देखें विविध मंचों पर उन्होंने समय समय पर निरस्त्रीकरण की मांग उठाई।
शांति स्थापना के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बहुत ही गंभीरता से प्रयास किए गए। 1998 में समस्याग्रस्त जो लेबनान है, लेबनान में हमने अपनी जो है सैन्य टुकड़ी को भेजा। इवन आप देखें सिएरा लियोन में भी जब वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया तो उस समय भी हमने अपने सैन्य अभियान, इवन हमने अपने एयरफोर्स को भी भेजा। और आप देखें यूएनओ के करीबन 29 जो अभियान थे, 29 अभियानों में भारत ने अब तक जो है सहयोग किया। कुछ अभियान पहले के हैं और ये अटल जी का अभियान मिला करके ओवरऑल उन 2000 तक हमने 29 अभियानों में यूएनओ का सहयोग किया। आज हम जब मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में हमें भी जो 5 सदस्य हैं स्थायी, उनमें हमें भी स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम जहां आर्थिक सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ को दे रहे हैं, वहीं साथ ही साथ उसके विविध अभियानों में भी बराबर से सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा देखें गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है ये पटरी से हट गया। जैसा हम सब जानते हैं कि 90 के दशक में 1991 में जो रूस के पराभव के बाद, सोवियत संघ के पराभव के बाद अब केवल यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में नाम के प्लेटफॉर्म पर जो विकासशील देश हैं या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो ये चाह रहे थे कि नाम से हमें हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें अटल जी ने 2 से 3 सितंबर के बीच जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में ये एक सम्मेलन हुआ, वहाँ ये बात रखी, उन्होंने खास करके रखा कि आज भी नाम की सांस्कृतिक और आर्थिक उपादेयता विद्यमान है, तो हमें इसे समाप्त नहीं करना है बल्कि इसका उपयोग आर्थिक हितों के लिए करना है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें राष्ट्रमंडल का जो मीटिंग नवंबर 1999 में हुई, वहां पर भी उन्होंने जो पूर्व पराधीन राष्ट्र थे वहां पर उस मंच में उन्होंने कहा कि हम लोग आपस में मिल करके जो है एक दूसरे की सहायता करें, बल्कि उन्होंने गरीब राष्ट्रों के लिए एक कोष की स्थापना की भी बात की कि कुछ अरब का एक कोष मेंटेन कर दिया जाए जिससे जो है जो गरीब राष्ट्र हैं उनकी परियोजनाओं में मदद के लिए पैसा दिया जाए। नेक्स्ट आप देखें, इसके बाद हम आते हैं यूएसए जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भूमिगत परीक्षण के बाद और उससे पहले उसकी पाकिस्तान से जो दोस्ती है वो जग जाहिर थी, है ना। और वो बराबर चाह रहा था कि भारत एक जो है एटॉमिक पावर ना बने। तो जब हमने परीक्षण कर दिए तो वहाँ का जो शासन तंत्र है यूएसए का वो बौखला गया और बौखलाहट में उसने हमारे ऊपर अनेक तरह के मिलिट्री और वैज्ञानिक प्रतिबंध लगाए, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी रोकने की बात की, बल्कि रोक ही दिया। भारत ने बराबर प्रयास किया। यहाँ आप देखें मार्च 2000 में बिल क्लिंटन ने भारत का भ्रमण किया, है ना। इससे अनेक शर्तों पर, अनेक मुद्दों को लेकर के समझौता हुआ जिसको नाम दिया गया विजन 2000। बिल क्लिंटन बहुत ही सूझबूझ और योग्य राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध जो खराब चल रहे हैं उन्हें पटरी पर लाने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ सशक्त लोकतंत्र है वहीं भारत दुनिया का विशाल लोकतंत्र है और यहाँ जो बाजार है उसको लेकर के बहुराष्ट्रीय निगमों का भी प्रेशर था बिल क्लिंटन पर। तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने विजन 2000 के नाम से एग्रीमेंट किया, जिसमें तमाम तरह के जो है आर्थिक, व्यापारिक और इवन सैन्य समझौते जो है उसमें सम्मिलित थे। वाजपेयी जी ने भी यूएसए का विजिट किया 2000 में ही, है ना। और इस तरीके से अनेक मुद्दों पर फिर संधि हुई। नेक्स्ट आप देखें पाक को लेकर के, पाक से संबंध सुधारने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदे लाहौर यात्रा की। याद होगा शायद, लोग छोटे थे या हो गई नहीं, तो आप देखें लाहौर में जो है बस यात्रा उन्होंने की, बस से वो गए और वहाँ नवाज शरीफ मिले। लेकिन एट दैट टाइम जो सैन्य जनरल था परवेज मुशर्रफ, उसकी नीयत साफ नहीं। इसी समय आप देखें बाकायदे कारगिल में
जो पाकिस्तानी फौज है वो बराबर घुसपैठ करती रही, क्योंकि जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो हमारी सेना जो है कारगिल से नीचे आ जाती है, और जो हमारी वहाँ पर छावनियाँ बनी हुई हैं वो खाली रहती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी फौज ने वहाँ अड्डा लगाया, और उसके बाद एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें मैं तत्कालीन अगर परिस्थितियों की बात करूं तो भारत ने बड़ी देर से सख्त कार्रवाई की। पहले हम केवल सैन्य टुकड़ियों के द्वारा उनको हटाने का प्रयास करते रहे, क्योंकि दुश्मन ऊपर था, हमारे सैनिक नीचे से ऊपर को रेंग रहे थे, तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सैनिकों की का बलिदान हुआ। बाद में हमने डिसीजन लिया कि हमें नापाक बम और एयर अटैक करना चाहिए, जो कि डिसीजन पहले लिया जाना चाहिए, है ना, कि व्यक्तिगत रूप से सैनिकों के नुकसान की जगह जब हम एयर अटैक करते हैं तो नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। तो बाद में नापाक बमों के द्वारा हमने वहाँ नेस्तनाबूद कर दिया उन लोगों को, लेकिन इस बीच हजारों की संख्या में हम अपने सैनिक गंवा चुके थे। हालांकि ये बात अलग है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और तत्कालीन परिस्थितियों की बात करें तो मैं तो बहुत उस समय निगाह लगाए हुए था उन चीज़ों पर, और स्टडी कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि होम मिनिस्ट्री को हालांकि इनपुट मिल रहे थे कि पाकिस्तानी फौज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे शूज खरीद रही है, ऐसे यूनिफॉर्म खरीद रही है जिनसे 0 से नीचे के टेम्परेचर पर रहते हुए, है ना, युद्ध लड़ा जाए। याद रखें कि हमारा जो रॉ है और आईबी है उसके जासूस दुनिया में बिखरे रहते हैं, और वो सारा लेते रहते हैं कहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, दोनों को इनपुट थे, लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया। इसके अलावा बाद में हमारे जो लोग बहुत सारे जानवरों को चरा कर वहाँ पहुँच जाते हैं, लद्दाख के क्षेत्र के लोग, उनमें से कई लोग गायब होने लगे, इवन कुछ सैनिक भी गायब होने लगे। इसका भी इनपुट आ रहा था, लेकिन हमने अलर्टनेस नहीं दिखाई। बाद में वही हुआ जो होना था। आफ्टर ऑल अनेक सैनिकों का बलिदान हमें दे करके, और कारगिल को जो है पाकिस्तानी फौज से, हालांकि उसने ये कहा कि हमारी फौज नहीं है, ये कश्मीर के वो लोग हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं है भारत सरकार की नीतियों से, तो वो वहाँ अड्डा लगा। लेकिन जब वो सैनिक वहाँ युद्ध में मारे गए, जब उनको लाया गया तो पता ये लगा कि सभी के पास आई कार्ड पाकिस्तान फौज के थे, ठीक है, जिसके आधार पर ये सिद्ध किया गया कि वो कबायली नहीं थे, वो कश्मीरी नहीं थे, वो बाकायदे पाक की फौज थी। और इतने समय तक यानी युद्ध लड़ना वो भी भारत की फौज के साथ संभव नहीं था। अब आप देखें तो पाकिस्तान से हमने दोस्ती का प्रयास किया, लाहौर तक अटल जी खुद बस में बैठ करके गए, मियाँ नवाज शरीफ ने बाकायदे बहुत गर्मजोशी दिखाई, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का लोकतंत्र समय समय पर सेना के द्वारा जो है उसको समाप्त किया जाता रहता है। तो नवाज शरीफ ने बाकायदे बाद में नवाज शरीफ की सत्ता को पलट दिया, और उसके बाद वो स्वयं वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बन गया। कौन? परवेज मुशर्रफ। आगे हम आप देखें तो इस तरह से आप देखें हमारे संबंध खराब हो गए, लॉन्ग पीरियड तक चलते रहे। दक्षिण पूर्व एशिया पर खास करके अटल जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उन्होंने बाकायदे विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग से डिपार्टमेंट डेवलप किया जिसका नाम रखा लुक ईस्ट, कि हम पूरब की तरफ निगाह रखेंगे, यानी हमारी जो विदेश नीति है वो ईस्ट, ईस्ट माने जो ईस्ट में पूरब में जो एशियाई राष्ट्र हैं, कौन से राष्ट्र हैं, वो कौन सा देश है जहाँ कहते हैं लैंड ऑफ सनराइजिंग, जहाँ सनराइज पहले पहले, जापान। तो जापान से लेकर के जो तमाम ईस्ट में देश हैं उनके साथ हमारी विदेश नीति कैसे अच्छी कायम हो, इसके लिए अटल जी ने प्रयास किया। नेक्स्ट आप देखें भारत एशियान संबंधों के अंतर्गत भी अटल जी ने ये प्रयास किया कि बाकायदे एशियान में भारत को स्थायी सदस्यता दे दी जाए,
लेकिन वो संभव नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल हम एशियान देशों को ये मैसेज देने में सफल हुए कि भारत उनके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2003 में बाकायदे अटल बिहारी वाजपेयी ने एशियान के सम्मेलन में भाग लिया और अपना विजन उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया। यूएनओ का जो सहस्त्राब्दी सम्मेलन है, जो कि 6 से 8 सितंबर 2000 तक चला, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत का पक्ष रखा और साथ ही साथ पहली बार सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकीकरण होना चाहिए और किस तरह से इसको डेमोक्रेटिक रूप देना चाहिए, क्योंकि 50 साल के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ उसी धर्रे पे काम कर रहा है। 5 ही स्थायी सदस्य हैं, जैसा हम सब जानते हैं। 3 यूरोप के हैं, 1 संयुक्त राज्य अमेरिका है और 1 कौन सा है? चाइना, एशिया से चाइना। अब आप देखें, जापान जैसी महाशक्ति आर्थिक रूप में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, भारत को उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से अटल जी ने बाकायदे यूएनओ सहस्त्राब्दी सम्मेलन में अपना पक्ष रखा। साथ ही साथ आप देखें, पहला हिंदी में स्पीच दिया। इसमें ज़्यादातर इंग्लिश में स्पीच देते हैं मोदी जी, तो हमारे को क्या यूज करते हैं? नहीं सर, 3 भाषा चलती हैं, इंग्लिश, हिंदी, सॉरी इंग्लिश और फ्रेंच और अरबी। हाँ, ये सब चलती हैं, इनमें आप लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी तो इंग्लिश में देते हैं। वही कौन सा यंत्र यूज करते हैं जिसमें बाकायदे लिखा हुआ आता है और वो बाकायदे आपके जो पत्रकार हैं, जो टीवी में चैनल्स में, वो भी उसका यूज करते हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल पहली बार हिंदी में कहा और कहा, सब ट्रांसलेशन होता रहता है साथ साथ में। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना पक्ष रखा और लेक्चर दिया। पश्चिम एशिया के लेकर जैसे पीवी नरसिम्हा राव जिस नीति को छोड़ गए थे पीछे कि हमें इजराइल के साथ भी पश्चिम एशिया में अच्छे संबंध बनाए रखना है, साथ ही साथ अरब राष्ट्रों से भी उसी तरह के मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। चीन को लेकर के कि दोनों महाशक्तियां हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, तो ऐसे में जाहिर है, याद रखें, जब हम दुनिया के किसी भी देश से वार्ता नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में पूरी संभावना रहती है कि हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए आप देखें, कूटनीतिक प्रयास बराबर किए जाते रहने चाहिए। यहाँ आप देखें कि जून 2003 में 6 दिन की यात्रा पर अटल बिहारी वाजपेयी चाइना में गए। इसके पहले इंदिरा जी के पीरियड में भी विपक्ष के नेता के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने चाइना की यात्रा की थी और भारत और चीन के संबंध सुधारने के लिए सार्थक प्रयास किया था। तो आप देखें, अब हम आप देखें, जैसे एट प्रेजेंट टाइम में हमारी नीति है कि हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। दैट इज द स्ट्रेटजी ऑफ आवर गवर्नमेंट। हमारी सरकार की नीति है कि हम पाक से वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन कूटनीति को अगर देखा जाए तो वार्ता होती रहनी चाहिए। आप कहेंगे क्यों, वो तो उल्टा सीधा करता रहता है। तो हम जैसे नहीं, एक सामान्य 2 दोस्तों में होता है कि उससे मेरी नहीं पट रही है, तो इन दैट केस में उससे वार्ता, ये एक सामान्य संबंधों में तो अच्छा है। लेकिन जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में ये नहीं किया जाना चाहिए। अब सरकार क्यों नहीं वार्ता करती है? यू नो दैट, क्योंकि सरकार की स्ट्रेटजी ये रहती है कि जो देश का जनमत है उसको मैसेज ये देना है, क्योंकि इनके पास जो भी एजेंडा है, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, आतंकवाद, ये 3-4 ही मुद्दे रहते हैं। तो आप वार्ता नहीं कर रहे। वार्ता न करने से होता क्या है कि उसका खामियाजा हमारी आर्मी को भुगतना। इसको आप वार्ता नहीं कर रहे तो क्या होगा? यानी फौजें लड़ती रहेंगी, उससे सैनिकों का लॉस होता है ना। और अगर सरकारें वार्ता करती रहती हैं तो इन दैट केस वो वाला एंगल थोड़ा डाउन रहता है। अब सरकार को अपनी लॉन्ग पॉलिसी चलाना है, उन्हें अपने वोट बैंक को देखना है, तो इन दैट केस जो है वो बातचीत के